हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिंगे को जैसे ही पता चलता है यूनर गूक्लैन से है, वो तुरंत वहां से भाग जाता है। वो गूक्लैन की पावर से अच्छी तरह से वाकिफ था, इसलिए वो यूनर से पंगा नहीं लेना चाहता था। बिंगे के वहां से भागते ही क्विंगहाई कमजोर पड़ जाता है। क्विंगहाई पीठ दिखाकर वहां से बच के भागने की कोशिश तो करता है, मगर यूनर अपनी हेवनली फ्लेम में उसे कैद कर लेती है और क्विंगहाई की आत्मा को जियन को सौंप देती है। अब आगे जियन उस आत्मा को एक बॉटल में कैद कर लेता है। इसके बाद जियन लिटिल फेरी डॉक्टर और यूनर को आपस में इंट्रोड्यूस करते हुए उन दोनों को एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देता है। दोनों ही लड़कियां हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती हैं। ये देखकर जियन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, पर कुछ ही पलों में उसकी मुस्कान गायब भी हो जाती है जब वो देखता है कि दोनों लड़कियां हैंडशेक करते हुए अपने हाथों पर अपनी डोईकुई ले जाकर उनसे एक दूसरे पर छोटे हमले कर रहे हैं। हमले खतरनाक तो नहीं थे, पर दोनों ही खुद को एक दूसरे से बेहतर दिखाना चाहती थी। ये फील होती ही जियन उन दोनों को एक दूसरे से दूर करते हुए कहता है, आखिर तुम दोनों करना क्या चाहती हो? इस पर दोनों कुछ नहीं कहती हैं। दोनों के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी, जिस मुस्कान के साथ वो सामने वाले को देख रही थी। यूनर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, लिटिल फेरी डॉक्टर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आज आपकी पावर देखकर मैं समझ गई हूँ कि आप भी कुछ कम पावरफुल नहीं हैं। इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी मुस्कान के साथ कहती है, मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और आज तुम्हारी पावर देखकर मैं भी समझ गई हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, बस तुम अपनी पावर को दिखाते नहीं हो। दोनों ही एक दूसरे के साथ हंसकर बातें कर रही थी, जिसे देखकर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि 2 मिनट पहले यही दोनों लड़कियां एक दूसरे पर हमला कर रही थी। जियन को अब और ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है, इसीलिए वो कहता है, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब फाइट खत्म हो गई है और मुझे काफी ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, इसलिए अब मैं और यहाँ पर नहीं रुक पाऊंगा। ये सुनकर सभी हाँ में सिर हिलाते हैं और ये क्लैन की तरफ जाने लगते हैं। इधर उन लोगों को नीचे आता देख सभी लोग गौर से उन लोगों को देखने लगते हैं। अभी थोड़ी दूर पहले हुई फाइट से उन सभी को समझ आ गया था कि अभी आसमान से जो लोग नीचे आ रहे हैं वो सभी नॉर्मल लोग नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों ने आइस रिवर वैली जैसे क्लैन को भी वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। मगर सभी लोग तो जियन की पावर से शॉक थे, जिस अकेले ने ही 2 डाउजोंग लेवल के वॉरियर्स को मार दिया था। इसीलिए किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जियन सिर्फ एक 2 स्टार डाउजोंग है। ज्यादातर लोगों को ये लग रहा था कि शायद जियन ने अपनी पावर छिपा रखी है, इसीलिए वो उसकी पावर का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। पर जो भी हो, आज सभी के मन में जियन की एक अलग छाप छूट चुकी थी, जो अगले कई सालों तक गायब नहीं होने वाली थी। जियन जैसे ही एक लैंड पे लैंड करता है, जिनलिन तेजी से उसके पास आती है और उससे जल्दी से पूछती है, भाई जियन, आप ठीक तो है ना? इस पर जियन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी छोटी मोटी चोट आए हैं जो वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। मगर जियन की चोटें देखकर कोई भी कह सकता था कि जियन की चोटें मामूली नहीं हैं। इधर ये जोंग को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें जियन से क्या कहना चाहिए। एक तरह से जब जियन मुसीबत में था तब उन्हें जियन की मदद करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने जियन की मदद नहीं की। ऐसे में अब आगे उन्हें जियन से मदद मांगने में शर्म आ रही थी, मगर उनके पास जियन से मदद मांगने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ऐसे में वो बस शांत रहकर अभी जियन को देख रहे थे। उनके मुंह से अभी कोई शब्द नहीं निकल रहा था। इधर जियन जब ये जोंग को इतना परेशान देखता है तो वो बस आह भर के रह जाता है। वो भी अभी ये जोंग से इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता था, पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो ये जोंग से कहता है, एल्डर ये जोंग, क्या आप हमारे लिए बैठने के लिए जगह का इंतजाम कर सकते हैं? हमें अभी कुछ ज़रूरी बातें करनी है। जियन की बात सुनकर ये जोंग हड़बड़ी में कहते हैं, जियन तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह का इंतजाम कर दूंगा। ये कहकर वो अपने कुछ लोगों को, ये क्लैन के कुछ लोगों को इशारा करते हैं और उनका इशारा मिलते ही ये क्लैन के वो लोग तैयारी में लग जाते हैं। इधर जियन यूनर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जिनलिन इससे मिलो, यह है यूनर, तुमने इसका नाम तो सुना ही होगा। ये सुनकर जिनलिन हंसते हुए कहती है, मैंने
सिस्टर यूनर का नाम कैसे नहीं सुना होगा, आखिर वो भी तो हमारी जियानान अकेडमी की एक डिसाइपल थी। ये सुनकर यूनर भी हंसते हुए कहती है, तो तुम भी जियानान अकेडमी की डिसाइपल हो? इस पर जिनलिन हाँ में सिर हिला देती है। इधर ये जोंग ने इतनी देर में कमरे का इंतजाम कर दिया था। जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर, यूनर, सभी लोग उस कमरे में जाने लगते हैं। कुछ ही पलों में वो लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं। अभी के लिए उस कमरे में जियान के सभी साथी मौजूद थे, पर वहां पर ये क्लैन का कोई भी नहीं था। असल में एजोंग नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से जियान को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, इसीलिए उन्होंने बात में दखल न देते हुए उस कमरे से दूर रहने का ही डिसीजन लिया था। इधर उस कमरे में जियान और यूनर पास ही पास बैठे हुए थे। यूनर जियान को देखते हुए कहती है, जियान, तुम्हारे आगे का प्लान क्या है? इस पर जियान सोचते हुए कहता है, मुझे सबसे पहले अभी अपने मास्टर को हॉल ऑफ सोल की कैद से छुड़ाना है। ये सुनकर यूनर कुछ सोचते हुए कहती है, तुम्हारे मास्टर याओ जुनजे हैं ना? इस पर जियान बस हाँ में सिर हिला देता है। इधर ये बात सुनकर गू क्लैन के वो दोनों एल्डर्स चौंक जाते हैं और चौंक कर जियान को देखते हुए कहते हैं, तो तुम याओ जुनजे के डिसाइपल हो? इस पर जियान उन्हें घूरते हुए कहता है, क्या आप मेरे मास्टर को जानते हैं? इस पर वो दोनों समझाते हुए कहते हैं, आज से कुछ सालों पहले हम याओ जुनजे से मिले थे। तब वो एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर थे, लेकिन उनकी खास बात ये थी कि उस समय वो पूरे डोइकुई कॉन्टिनेंट के सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट में से भी एक थे। ऐसे में उस टाइम पर उनके नाम का दबदबा बहुत था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता था कि पूरे डोइकुई कॉन्टिनेंट में उनके जैसा एल्केमिस्ट दूसरा कोई है ही नहीं, इसीलिए उस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। पर बीच में पता नहीं क्या हुआ और वो अचानक से गायब हो गए। तब से आज पहली बार हम लोग उनका नाम सुन रहे हैं। लड़के, तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो जो तुम्हें याओ जुनजे जैसा मास्टर मिला। इस पर जियान भी बस अपना सिर हिला देता है। वो समझता था मास्टर के उसकी ज़िंदगी में आने की वजह से ही आज वो इस लेवल पर पहुंच पाया था, वरना उसके टैलेंट, उसकी काबिलियत के साथ भी आज इस लेवल पर पहुंचना उसके बस में नहीं था। इसीलिए जियान अपने पापा के बाद अगर किसी की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था तो वो मास्टर याओलाओ थे। इसीलिए वो उन्हें हॉल ऑफ सोल की कैद से जल्द निकालना चाहता था। पर जियान अब बड़ा हो गया था। वो भावनाओं में बहने वाला पहले जैसा लड़का नहीं रहा था, इसलिए वो अब कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेता था। जियान अच्छी तरह से जानता था, भले ही आज वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया हो, मगर हॉल ऑफ सोल के सामने तो वो अभी भी कुछ नहीं है। ऐसे में जियान जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहता था। इसीलिए मिडल रीजन में आने के बावजूद जियान ने अभी तक मास्टर को बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी। वो अभी बस ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वक्त आने पर वो उन लोगों के साथ मिलकर मास्टर को बचा सके। इधर जियान इन दोनों ओल्ड मैन से बात कर रहा था, वहीं यूनर अभी किसी सोच में खोई हुई थी। जियान उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ यूनर, तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? इस पर यूनर कुछ सोचते हुए उसे समझाते हुए कहती है, जियान, माना कि अभी के लिए तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए हो, मगर अभी भी तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं आई है कि तुम हॉल ऑफ सोल से टकरा सको। ऐसे में अगर तुम हॉल ऑफ सोल मास्टर को बचाने गए तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोग मास्टर को तो नहीं छोड़ेंगे, उल्टा तुम्हें ही कैद कर लेंगे। ऐसे में अभी के लिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पावर बढ़ाने पर ध्यान दो। उसकी बात सुनकर जियान हाँ में सिर हिलाने लगता है। इधर वो दोनों ओल्ड मैन भी जियान से कहते हैं, जियान, तुम्हें इस दौरान हॉल ऑफ सोल से तो बचना ही है, साथ ही साथ हमारे गू क्लैन से भी बचना है। तुम नहीं जानते, मगर हमारे गू क्लैन में तुम्हारी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसे में तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि जब तक तुम पावरफुल ना बन जाओ तब तक हमारे गू क्लैन के सामने मत आना। जियान सोच में पड़ जाता है कि आखिर गू क्लैन में उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, उसका भला गू क्लैन से क्या लेना देना। मगर वो इस बारे में आगे कुछ नहीं कहता है। वो समझ रहा था शायद गू क्लैन और जी क्लैन का पुराना कोई बहुत गहरा रिश्ता है, जिसके बारे में वो अभी नहीं जानता है, जिससे अभी वो अनजान है। खैर जो भी हो, पर जियान को मास्टर को तो हॉल ऑफ सोल से बचाना ही था। इसलिए वो उन दोनों ओल्ड मैन से पूछते हुए कहता है, क्या आप दोनों जानते हैं कि आखिर हॉल ऑफ सोल के लोगों से सामना करने के लिए
मुझे कितने सारे डाउजन लेवल के वॉरियर की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इस पर वो दोनों कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें कम से कम 5 से 6 डाउजन लेवल के वॉरियर्स की मदद लगेगी। अगर तुम 1 या 2 डाउजन लेवल के वॉरियर के साथ हॉल ऑफ सोल जाओगे तो तुम अपने मास्टर को तो बचा नहीं पाओगे, उल्टा हॉल ऑफ सोल के लोग तुम्हें कैद कर लेंगे। इस पर जियान भी सोच में पड़ जाता है। अभी उसके पास 2 डाउजन लेवल के वॉरियर थे, यान हाओ और लिटिल फेरी डॉक्टर। ऐसे में जियान को 3 और डाउजन लेवल के वॉरियर इकट्ठा करने की जरूरत थी। जियान अभी काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर वो ज्यादा देर तक डाउजन लेवल के वॉरियर के सामने नहीं टिक सकता था। वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 हमलों का ही सामना कर सकता था। ऐसे में अभी के लिए वो खुद को इनमें काउंट नहीं कर रहा था। जियान के चेहरे पर परेशानी थी। उस परेशानी को देख यूनर उसे समझाते हुए कहती है, जियान तुम परेशान मत हो, जब वक्त आएगा तब तुम तुम्हारे टीचर और पापा को बचा लोगे और तुम चिंता मत करो। वूक्लैन लौटने के बाद मैं भी अपने कनेक्शन का यूज कर मास्टर याओलाओ का पता लगाने की कोशिश करूंगी और जैसे ही मुझे उनके बारे में कुछ भी पता चलेगा मैं तुम्हारे पास खबर भेज दूंगी। पर इस दौरान तुम कोई भी गलत कदम मत उठाना। यह सुनकर जियान भी बस अपना सिर हिलाने लगता है। वो भी समझ रहा था अभी वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि हॉल ऑफ सोल का सामना कर सके। इसीलिए अभी के लिए उसके लिए सबसे अच्छा यही था कि वो अपना सारा फोकस पिल गैदरिंग पर लगाए। एक बार अगर वो पिल गैदरिंग के टॉप 10 एल्केमिस्ट में शामिल हो जाता तो उसे 3000 बर्निंग फ्लेम हासिल करने का मौका मिलता। अगर जियान उसे हासिल कर लेता तो इससे जियान की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती। यहाँ तक कि बर्निंग फ्लेम हासिल करने के बाद जियान इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता कि वो बिंघे जैसे वॉरियर का भी आसानी से सामना कर पाता। उल्टा अगर उस दौरान बिंघे उसके सामने आ जाता तो जियान अपने फायर लोटस का यूज कर बिंघे को भी मौत के घाट उतार देता। पर ये सब दूर की बातें थी। अभी जियान को तो सबसे पहले खुद को और बेहतर बनाने पर ध्यान देना था। यही सोच जियान एक गहरी सांस लेता है। तभी उसे याद आता है उसके पास क्विंग हाई की आत्मा है और जियान सोच में पड़ जाता है, अगर मैं कोशिश करूंगा तो शायद इस क्विंग हाई से मास्टर याओलाओ की लोकेशन का पता लगा सकता हूँ। ऐसे में मेरे लिए उन्हें बचाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है। मगर जियान अभी उस पर ध्यान नहीं देने वाला था। सबसे पहले उसे अपनी चोटें ठीक करनी थी। यही सोच जियान वहाँ से चला जाता है। जियान वो कमरा छोड़ एक दूसरे कमरे में आ जाता है और बेड पर पालथी मारकर बैठ जाता है। वक्त बीतता जाता है और रात हो जाती है। अभी भी पूरे ये सिटी में दोपहर को हुए मुकाबले की चर्चा चल रही थी। सभी लोग यूनर के बारे में बात कर रहे थे। सभी के मन में सवाल था कि आखिर अचानक से मैदान में आई वो लड़की कौन थी जिससे बिंघे तक डरकर भाग गया था। मगर किसी को भी अपने सवाल का जवाब नहीं पता था। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।